हमारी साक्षी भी दूसरे घर की हो गई। बड़ी फिक्र रहती थी, पर भगवान की कृपा से हमारे सारे काम ठीक ठाक से निपट गए और वो भी सही समय पर। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो मधु तुम, पर अच्छी बात ये है कि हमारी साक्षी अमीर घर में गई है। अब मेरी बेटी ससुराल में जाकर राज करेगी राज, और अपने सारे सपने पूरे करेगी जो यहाँ नहीं कर पाई थी। आखिर अमीरों के घर पे आई है बेटी। थोड़ी देर बाद ही मधु गाड़ी से अपने ससुराल पहुँच जाती है और फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करती है। अरे प्रिया बहू, तिजोरी में से जरा 500-500 की नोटों की गड्डियां लेकर आ। आज मैं अपनी चांसी बहू की नजर उतारूंगी, उसके बाद ही इसको अंदर लेकर आऊंगी, ताकि जो भी बहू पर सारी बुरी बला है बाहर से ही टल जाए। प्रिया अपनी सास के कहने पर तिजोरी से 500-500 की गड्डियां लेकर आती है और अपनी बहू की नजर उतार कर बाहर खड़े भिखारियों में बांट देती है। इतने सारे पैसे तो हमारे पूरे गांव में सबके पास मिलाकर भी नहीं होंगे जितने अकेले यही हैं। साक्षी, अब तो तू सचमुच की रानी बन जाएगी। अब आएगा मजा। इतने बड़े अमीर घर में शादी हुई है, अब तो मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। कुल्लू मनाली, होनालुलु हर जगह जाऊंगी, महंगी महंगी ड्रेस पहनूंगी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाऊंगी। वाह वाह वाह, सोच कर ही मजा आ गया। साक्षी बहू किस सोच में डूब गई। आओ गृह प्रवेश करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। वो घर के अंदर आती है तो इतना बड़ा ससुराल देखकर हैरान रह जाती है। फिर जब अपने कमरे में जाती है तो उसका कमरा इतना बड़ा था जितना उसके मायके का पूरा घर भी नहीं था। फिर अगली सुबह उसकी पहली रसोई पर उसकी सास रसोई में आती है और बोलती है, अरे छोटी बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई। जी माँ जी, वो आज पहली रसोई की रस्म है ना, और मुझे घर में इतनी जल्दी उठने की आदत भी है। अच्छा अच्छा, जीती रह बहू। अब तुझे जो भी सामान चाहिए होगा अपनी जेठानी से मांग लेना, और जो भी तुझे अच्छा सा बनाना आता है वो बना कर ले आ। कुछ समय बाद साक्षी सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है। साक्षी की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। फिर साक्षी मन ही मन सोचती है, अब तो बस माँ जी मुझे हीरो का बड़ा सा हार मेरी पहली रसोई में गिफ्ट कर दो। खाना खाने के बाद रानी अंदर अपनी अलमारी की चाबी लेकर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद शकुन के 51 रुपए लेकर बाहर आती है। बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई का नेक है। तभी साक्षी का ससुर देव कहता है, अरे रानी, कुछ अच्छा नेक दो, बहू की आज पहली रसोई है। सास प्यार से जो बहू को दे दे वो रख लेना चाहिए। साक्षी इतने से पैसे देखकर थोड़ी मायूस तो हुई थी, पर वो किसी से कुछ नहीं बोलती। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऊपर से नीचे की ओर जोर से पटक कर मारा हो। साक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी सास ने ऐसा क्यों किया। फिर एक दिन साक्षी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है, तभी नीचे की तरफ अपनी सास को देखती है। ए कबाड़ी वाले, 20 रुपए और दे। ये कबाड़ा पूरे 100 रुपए का है और तू 80 रुपए देकर कहाँ जा रहा है? हाँ। ऊपर अपने कमरे से बाहर ये सब देख साक्षी को बड़ा अजीब लगता है। ये माँ जी क्या कर रही हैं? इतने से पैसों के लिए लड़ रही हैं। मुझे तो लगा था मेरी सास कोई बड़ी महारानी जैसी है, फिर ये 10-20 के लिए इतना क्यों लड़ रही है? तभी उसके कमरे में प्रिया आ जाती है। साक्षी, देखो, हमारा ससुराल बाहर से कितना भी अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि अंदर से ये एकदम खोखला है, खोखला। मैं कुछ समझी नहीं जेठानी जी। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे घर वालों ने यही सोचकर मेरी शादी इतने बड़े घर में करवाई थी कि हमारी बेटी इतने बड़े अमीर घर में जाकर राज करेगी राज। लेकिन असलियत तो मुझे यहाँ आकर पता चली। यहाँ आते ही एक नौकरानी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। तब से सुबह से शाम तक सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाते हैं। उनकी जेब से 10 का नोट निकलना भी बड़ी बात है। तो जो उन्होंने मेरे गृह प्रवेश के वक्त नोट बांटे थे वो सब तो उन भिखारियों को और आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने नकली 500 के नोट बांट दिए थे। और जब सुबह वो भिखारी बाहर इस बारे में बात करने आए तो माँ जी ने उल्टा उन्हीं पर झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या बात कर रही हो जेठानी जी? इसका मतलब अपनी सास तो वो बहुत बड़ी फिल्म है। जी देवरानी जी। ये सुनकर तो साक्षी का दिल ही टूट गया। प्रिया वहां से चली जाती है। ये तो मेरा पोपट बन गया। सोचा था अपनी सास को अच्छे से लूटूंगी, लेकिन उन्होंने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। साक्षी को अपनी सास की कंजूसी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। फिर 2 दिन बाद, माँ जी आज पनीर की सब्जी खाने का बड़ा मन है, पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। तेरा दिमाग खराब है जो पनीर खाना है। पनीर तो अपने यहाँ बस किसी बार त्योहार पर ही बनता है। क्या? हाय, मैं कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था, जहाँ कम से कम महीने में 2 बार तो पनीर खाने को मिलता था। सही कहते हैं लोग, नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ दिन बाद, माँ जी घर में राशन खत्म हो गया है, आटा भी थोड़ा सा ही बचा है। हाँ हाँ जानती हूँ, तू फिक्र मत कर। कल राशन बटेगा तो वहाँ जाकर सुबह ही राशन की लाइन में लग जाना। राशन की लाइन में? हे भगवान, अब क्या क्या दिन देखना बाकी रह गया है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी की माँ ये सोचकर बड़ी खुश थी कि उसकी बेटी को अब एक बड़ा अमीर घर मिल गया है। वो आस पड़ोस में बड़ी शान से सबको इस बारे में बताती है।
मेरी बेटी साक्षी तो राज करती होगी अपने ससुराल में। जानती है, उसके बापू बता रहे थे कि उसका तो घर इतना बड़ा है कि कोई उसके अंदर गुम हो जाए, और जब घर इतना बड़ा है तो खूब नौकर चाकर भी होंगे। क्या सच में बहन? हाँ बहन, मैं 2 दिन बाद अपनी बेटी से मिलने उसके महल जैसे ससुराल जाऊंगी, उसकी ठाट बाट देखने। अपनी सास की कंजूसी को देखकर घर के सभी लोग परेशान थे, और घर के सभी आदमी जो कुछ भी कमाते थे वो रानी अपने हाथों में ले लेती थी, और जब वो अपने खर्चे के लिए पैसे मांगते तो रानी उनको पैसे देने से मना कर देती। अब रानी की इस कंजूसी से सारा घर परेशान हो गया। सुबह से शाम तक इतने बड़े ससुराल में सफाई करके, सबके कपड़े धोकर, खाना बनाकर दोनों बहुओं की हालत बहुरानी से ज्यादा नौकरानी जैसी हो गई थी। एक रोज साक्षी के माता पिता उसके घर आते हैं तो पुरानी सी साड़ी में कमजोर और बीमार सी दिखने वाली अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। ये क्या मेरी बच्ची, तेरी ऐसी हालत? माँ बाप को देखकर साक्षी के मन में छुपा सारा दुख बाहर आ जाता है। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। मेरी सास बहुत कंजूस है, ठीक से खाना और ओढ़ने को कपड़े तक नहीं देती, 100-200 रुपए के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। क्या क्या सोचकर हमने अपनी बेटी की शादी इस घर में की थी कि अमीरों के यहाँ ब्याई है, बेटी राज कर रही होगी। वो तो अगर हम दिल्ली की एक शादी में ना आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ठहरो साक्षी, तुम अकेले नहीं जाओगी, अब मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उन सब की बातें सुनकर रानी को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। आज के बाद मैं अपनी कंजूसी की आदत पूरी तरह छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम दोनों ये घर छोड़कर मत जाओ। दोनों बहुएं अब अपना फैसला बदल लेती हैं। उस दिन के बाद सास घर में 2-2 नौकरानी रख लेती है, साथ ही अपनी कंजूसी की आदत सदा सदा के लिए छोड़ देती है, जिससे दोनों बहुएं अब ससुराल में काफी खुश थीं। मौली एक अनाथ और गरीब परिवार की विदेशी लड़की थी, जिसे एक हिंदुस्तानी लड़का अपने प्यार के झांसे में फंसाकर इंडिया ले आया और कुछ दिनों बाद ही उसका पैसा लेकर भाग गया। ओह गॉड, ही चीटेड मी। अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। उसने हमको धोखा दिया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका मर्डर कर दूं। मौली अकेले बैठकर रो रही थी, तभी वहां से गुजर रहे एक लड़के मनीष ने उससे कहा, अब क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मौली ने उसे सारी बात बताई कि कैसे एक लड़का उसे धोखे से इंडिया ले आया और उसके सारे पैसे लेकर उसे धोखा देकर भाग गया। ओह, सो सैड। अब वैसे तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। तुम अच्छे पैसे भी कमा लोगी और साथ में रहने की जगह भी तुम्हें मिलेगी। ओके। मनीष उसे अपने साथ ले आया और उसे नौकरी के साथ साथ रहने के लिए सर्वेंट रूम भी दिया। मौली जल्दी सारा काम सीख गई। मनीष भी उसके काम से बड़ा ही खुश हुआ। मौली अच्छे से अपना काम करने लगी। उसे वहां काम करते हुए 1 साल हो गया और उसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। साथ में काम करते करते मौली और मनीष एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दिन मनीष ने मौली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस 1 साल में मौली, तुम मेरे काफी करीब आ गई हो। मेरा तो तुम्हारे बिना रह पाना भी मुश्किल है। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? विल यू मैरी मी? मैरी? तुम अच्छे से जानते हो ना मनीष, मैं एक अनाथ हूँ और ऊपर से गरीब भी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मौली। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी और इस कंपनी की मालकिन हो। और रही बात घर की, तो वो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 100 रूम्स है मेरे घर में। इसके बाद मनीष उसे ब्याह कर अपने घर ले आया, जहां उसकी माँ कमला उससे कहती है, अरे मनीष बेटा, ये तुम किस परकटी को उठा लाए? माँ, ये तुम्हारी बहू है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार तो तुम कुत्तों से भी करते हो, तो क्या उससे भी शादी कर लोगे? ना ओढ़ने पहनने का ढंग, और ये बाल तो देखो, परकटी कहीं की। मैं तो नहीं मानती इसे अपनी बहू। सासू माँ, हमको अपना लीजिए, हम तुमको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। हे राम, ये कैसे बात कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी तो कॉलोनी में नाक ही कट जाएगी। बहू, तू जल्दी से अंदर आ। मौली अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई और 100 कमरों का घर देखकर तो वो हैरान ही रह गई। इतना बड़ा घर, मुझे तो लगता है मैं इसमें कहीं खो ही ना जाऊं। तुम भी ना मौली, बड़ी ही मजाकिया हो। अगले दिन कमला मौली को आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है। इंडिया में इतनी देर तक नहीं सोते। उठो और जल्दी से कुछ मीठा बनाओ।
जी जी सासू मॉम, मैं अभी नहा के आया। आया आया, हे राम, मेरे तो करम ही फूट गए जो ये आया और जाया वाली बहू मिल गई। मौली नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास उसकी मदद करते हुए उससे हलवा बनवाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, ये ले जा ये हलवा और अपने पति को भी चखा दे, और ये चाय भी ले जा। मनीष को सुबह उठते ही गरम चाय चाहिए होती है। बेचारी मौली सहमी सी वो हलवा लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तो वहां सब कमरे के दरवाजे एक जैसे थे। मौली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका कमरा कौन सा है। वो बार बार कमरों में जाती और वापस आ जाती क्योंकि हर कमरा खाली होता। अंत में जो कमरा बचा था वो उसका कमरा था, लेकिन तब तक उसका हलवा और चाय ठंडी हो चुकी थी। अरे मौली, ये चाय और हलवा तो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे कौन पिएगा? एक बात बताओ, ये 100 कमरों वाला घर बनाने के लिए आपने कौन सा इंजीनियर बुलवाया था? मैं पिछले 1 घंटे से अपना कमरा ढूंढते ढूंढते थक गई। तभी पीछे से कमला आकर कहती है, क्यों, अपना घर तो हर कोई पहचानता है। हाँ, पर ये सब पीछे देखा हो तब ना, वहां तो एक कमरे में ही रहती होगी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से इस उड़न तस्तरी को उठा लाया। गरीब कहीं की। माँ, मैं मानता हूँ कि मौली गरीब है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है। शादी को 10 दिन हो गए। फिर एक रोज कमला कहने लगी, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, इसीलिए मैंने रिश्तेदारों को एक ग्रैंड रिसेप्शन देने का सोचा है, और इसके लिए हर तैयारी तुम दोनों को ही करनी है। अपनी सास की ये बात सुनकर मौली सोच में पड़ गई। क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग कर दूं ताकि कमरों की पहचान हो सके, लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना मैं हर रूम के बाहर नंबर लिख दूं? नहीं, ये अजीब लगेगा। ये घर है, कोई होटल नहीं, तो फिर क्या करूं? अरे ओ परकटी, किस सोच में डूबी है? अगर ऐसे ही सोच में पड़ी रही तो फिर तो हो गया सारा काम। मनीष और मौली ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली और आखिर रिसेप्शन वाला दिन भी आ गया। ओ परकटी, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। जी सासू मॉम। मौली अपना कमरा ढूंढते हुए जैसे ही एक कमरे में गई तो वो अंदर से अपने आप लॉक हो गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये गेट खुल क्यों नहीं रहा? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? कुछ देर तक कोशिश करने के बाद मौली घबराकर बेहोश हो गई। अरे बेटा मनीष, बाहर सब मेहमान आ गए हैं, ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा लेकर कहीं भाग गई हो? माँ, मेरी मौली गरीब जरूर है, लेकिन चोर नहीं। हो सकता है किसी कमरे में तैयार हो रही हो। जा फिर जाकर देख, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कमरा ही ढूंढती रह जाए। मनीष ने सभी कमरे देख डाले, फिर उसे वो एक कमरे में बेहोश पड़ी मिली। तभी वहां कमला भी आ गई। उठो बहू उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मनीष उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है, फिर मौली को होश आ जाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता। सासू मॉम, अपना कमरा ढूंढते हुए मैं यहाँ आई, फिर ये दरवाजा ही लॉक हो गया और डर के मारे मैं बेहोश हो गई। अरे बहू, मैं सास हूँ, कोई जल्लाद नहीं जो तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं कल ही इन सब कमरों के दरवाजों पर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा दूंगी, जिससे मेरी बहू को अपना कमरा ढूंढने में परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू को कुछ भी हो। सासू मॉम, यू आर माई रियल मदर। अब क्या बोली अंग्रेजी में? माँ ये कह रही कि आप तो बिल्कुल उसकी सगी माँ जैसी हो। हाँ, तो ये परकटी भी तो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा, बातें बंद कर और मुझे इस परकटी, मेरा मतलब है मेरी बेटी को तैयार करने दे। सब मेहमान इसका वेट कर रहे होंगे। इसके बाद कमला मौली को अच्छे से तैयार करके सब मेहमानों से मिलवाती है, और फिर अगले दिन सुबह ही हर कमरे के दरवाजे के बाहर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा देती है, जैसे अमेरिका, जापान, दुबई। और इसी तरह मौली और मनीष के गेट पर इंडिया की नेम प्लेट लगवा देती है, जिससे अब मौली को हर कमरे को समझने में आसानी हो जाती है। Thanks for watching.